नमस्कार। कोर्ट्स पिछला सप्ताह के आज के एपिसोड में मैं तानिया पांडे आपका स्वागत करती हूँ। भारत के न्यायालयों की खबरें लगातार पाने के लिए लाइव लॉ को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पॉलिसी डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है जब कोई राज्य ये इंगित करने की स्थिति में होता है कि पॉलिसी के आवेदन में इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है और इस तरह की इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का उस उद्देश्य के साथ संबंध है जिसे प्राप्त करने की मांग की गई है। इस मामले में एक एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता की रिट याचिकाओं को अनुमति दी थी, जिसमें राज्य को राजस्थान राज्य के अलावा अन्य राज्यों में नेशनल हेल्थ मिशन और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन योजनाओं के तहत काम करने वाले अपीलकर्ताओं को बोनस अंक देने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को रद्द कर दिया। इसे चुनौती देते हुए प्राइवेट पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अपीलों को खारिज करते हुए न्यायमूर्तिगण एल.एन. राव और बी.आर. गवई की पीठ ने कहा कि अदालतें पॉलिसी मैटर्स में हस्तक्षेप करने में धीमी होंगी जब तक कि नीति स्पष्ट रूप से डिस्क्रिमिनेटरी और आर्बिट्ररी नहीं पाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बैंक के खिलाफ होम बायर्स की शक्तियों पर विचार कर सकता है जिसने सिक्योर्ड क्रेडिटर के रूप में एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का कब्जा लिया था। राजस्थान हाईकोर्ट के समक्ष यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और अन्य ने किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के खिलाफ कोई निर्देश जारी करने के लिए रेरा के अधिकार पर सवाल उठाया था, जो संपत्तियों पर सिक्योरिटी इंटरेस्ट का दावा करता है जो कि अलॉटी और डेवलपर्स के बीच समझौते का विषय है। बैंक ने तर्क दिया था कि ये रेरा के अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी नहीं है क्योंकि रेरा केवल एक प्रमोटर, अलॉटी या एक रियल एस्टेट एजेंट के खिलाफ निर्देश जारी कर सकता है और बैंक इनमें से कोई भी संस्था नहीं है और रेरा बैंक के खिलाफ किसी भी कार्यवाही पर विचार नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य ने 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट 2020 से पहले कथित नुकसान की वसूली के लिए एंटी सीएए प्रोटेस्टर्स के खिलाफ जारी 274 नोटिस वापस ले लिए हैं। इससे पहले कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के तहत वसूली की कार्रवाई शुरू करने के लिए यूपी सरकार की आलोचना की थी, जिसके अनुसार एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा दावों का फैसला किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी अर्ध न्यायिक प्राधिकरण यानी क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटी का कर्तव्य है कि वे उस सामग्री का खुलासा करें जिस पर निर्णय के स्तर पर भरोसा किया गया है। न्यायमूर्तिगण डी.वाई. चंद्रचूड़ और संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि एक पक्ष को ऐसी जानकारी से वंचित रखना जो एक न्यायिक कार्य करने वाली अथॉरिटी के निर्णय से प्रभावित होता है, जुडिशियल प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी को कमजोर करता है। अदालत ने कहा कि अथॉरिटी का खुद का स्टेटमेंट कि उसने कुछ सामग्री पर भरोसा नहीं किया है, अगर वो रेलेवेंट है और अथॉरिटी द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है, तो ये ऐसी सामग्री का खुलासा करने के लिए उसके दायित्व से छूट नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि स्मॉल एंड कमर्शियल क्वांटिटी का निर्धारण करते समय न्यूट्रल पदार्थ की मात्रा को बाहर नहीं किया जाना चाहिए और ऑफेंडिंग ड्रग के वजन की वास्तविक सामग्री के साथ विचार किया जाना चाहिए। अदालत हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा वर्ष 2008 में पारित एक फैसले के खिलाफ अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें ई. माइकल राज वर्सेस नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो में सुप्रीम कोर्ट के विचार का पालन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बदले उठाए गए नुकसान के दावे को इस कारण से खारिज कर दिया कि वादी ने विशेष रूप से वाद में मुआवजे की राहत की मांग नहीं की थी। कोर्ट ने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 21(5) का उल्लेख किया, जो कहता है कि इस धारा के तहत कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा जब तक कि वादी ने अपने वाद में इस तरह के मुआवजे का दावा नहीं किया है। न्यायमूर्तिगण एल. नागेश्वर राव और बी.आर. गवई की पीठ कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर विचार कर रही थी। मामला अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट से संबंधित है। आइए अब डालते हैं एक नजर हाईकोर्ट्स और अन्य कोर्ट्स के जजमेंट्स पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है
कि बच्चे को गोद लेने के लिए विवाह प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है। इसके साथ ही एक सिंगल पेरेंट भी हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के तहत बच्चा गोद ले सकते हैं। न्यायमूर्तिगण केजे ठाकर और विवेक वर्मा की खंडपीठ ने एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति और उसके पति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की धारा 12 के आलोक में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो स्पष्ट रूप से एक बच्चा है, श्योरिटी पेश करने की शर्त या बिना शर्त के जमानत पर रिहा होने का हकदार है या इसको एक प्रोबेशन ऑफिसर की देखरेख में या किसी योग्य व्यक्ति की देखरेख में रखा जाएगा। जस्टिस आर.सी. खुलबे ने कहा कि एक किशोर के संबंध में बेलेबल या नॉन बेलेबल अपराध के बीच का अंतर समाप्त कर दिया गया है। गुजरात हाईकोर्ट ने माना है कि शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के तहत किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिए ये स्थापित किया जाना चाहिए कि आरोपी को पीड़ित की जाति की जानकारी थी। जस्टिस बी.एन. कारिया ने कहा, यदि हम अधिनियम की धारा 3 उपधारा 5 कैपिटल ए का उल्लेख करते हैं तो आरोपी को ये जानकारी होनी चाहिए कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति का सदस्य है या ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य की है। ये आरोप कहीं भी नहीं लगा है कि कंप्लेनेंट ने कहा कि आरोपियों को ये जानकारी थी कि कंप्लेनेंट शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब का सदस्य है या ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट को ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित फैसले और बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करना चाहिए अगर ये निष्कर्ष निकलता है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला परवर्स या अदरवाइज अनसस्टेनेबल था। न्यायमूर्तिगण विवेक बिरला और सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने एडिशनल सेशंस जज मथुरा द्वारा पारित 2017 के आदेश के खिलाफ दायर एक अपील को खारिज करते हुए 3 व्यक्तियों को आईपीसी की धारा 302 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत बरी करते हुए ये टिप्पणी की। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि केवल ये तथ्य कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर काउंटर ब्लास्ट के रूप में दर्ज की गई थी, सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एफआईआर को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता। जांच के बाद ही ये पता किया जा सकता है। जस्टिस सीएम रॉय ने कहा, आरोप झूठे हैं या नहीं और रिपोर्ट वास्तविक कंप्लेनेंट द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट के काउंटर ब्लास्ट के रूप में दर्ज की गई है या नहीं, ये जांच के दरमियान इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द्वारा पता लगाए जाने का विषय है। इसलिए इस स्तर पर एफआईआर को रद्द करने के लिए धारा 482 सीआरपीसी के तहत इस न्यायालय के हस्तक्षेप का वैध कानूनी आधार नहीं है। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया और आप लीगल अपडेट्स लगातार पाना चाहते हैं तो लाइव लॉ को सब्सक्राइब करें। मैं हूं तानिया पांडे और आप देख रहे हैं कोर्ट्स पिछला सप्ताह। फिर मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe to our channel and press the bell icon to never miss a video from Live Law.